हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं ईटीपी में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आगे बताने जा रही हूँ कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, उसका कैसे तैयार किया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक निश्चित रूपरेखा निर्धारित नहीं की जा सकती इसके बिना। इसलिए प्रत्येक उपक्रम में, क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी प्रकृति, उसका आकार अलग अलग होता है, उसके अनुसार एक रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत होती है। फिर छोटे स्तर का जो उपक्रम होता है, या कह सकते हैं इंटरप्राइजेस होता है, या उसके लिए परियोजना के लिए यह प्रतिवेदन अनुपयुक्त होता है। छोटे के लिए उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित कुछ बातों का होना ज़रूरी है, या इन बातों पर उसमें ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला है जनरल डिस्क्रिप्शन, या हम कह सकते हैं सामान्य विवरण। इसमें क्या होता है, सामान्य विवरण में क्या होता है, इस शीर्षक में जनरली क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का उसमें नाम, पता, योग्यता, या उसका क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस आदि का वर्णन दिया जाता है। यदि उपक्रम जो होता है या एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्राइजेज होता है वो साझेदारी के रूप में हो तो सभी साझेदारों का विवरण, और यदि कंपनी के रूप में हो तो प्रमोटर्स या प्रवर्तक का विवरण दिया जाना जरूरी है। इसके साथ ही परियोजना में किसी उद्योग से संबंधित हो तो उसका फ्यूचर, उसका पास्ट व प्रेजेंट आदि की स्थिति की सारा उसमें वर्णन किया जाना जरूरी है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि उत्पाद की मात्रा या प्रोडक्ट का क्या मात्रा है, उसकी क्या क्वांटिटी है, फिर उसके साथ साथ उसका क्या नेचर है, और उत्पाद में दूसरे उत्पाद से उसकी क्या तुलना की जाती है, इत्यादि का वर्णन कह सकते हैं इसमें किया जाता है। इस तरह से जनरल डिस्क्रिप्शन में इन सारी बातों का डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, या कह सकते हैं कि परियोजना का विवरण। परियोजना के विवरण में क्या किया जाता है कि इस परियोजना में संबंधित जितनी जानकारी दी जाती है, जैसे यहाँ पे कहाँ पे वो व्यवस्थित किया जा रहा है, या उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल तथा कुशल कर्मचारी कहाँ से और कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए आधारभूत संरचनाएं या बेसिक जो स्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरत होती है वो, जैसे पानी, बिजली, ईंधन या फिर कम्युनिकेशन आदि की व्यवस्था कैसे होगी, इसका विवरण इसमें रहता है। उत्पादन को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा या प्रोसेस उसका क्या होगा, इसके लिए क्या यंत्र और संयंत्र कहाँ से और कितनी मात्रा में उपलब्ध की जाएगी, उसकी क्षमता क्या होगी, और भविष्य में इसका विकास की संभावनाएं क्या होंगी, इन सारी बातों का जो विवरण रहता है वो जनरली डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है मार्केट पोटेंशियल, या कह सकते हैं बाजार की शक्ति। मार्केट पोटेंशियल में क्या किया जाता है इस परियोजना में कि प्रोडक्ट को बाजार में क्या स्थिति रहने की संभावना होती है, उसका विवरण इसमें दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वर्तमान की स्थिति क्या है तथा भविष्य में इसकी मांग की स्थिति क्या हो सकती है, इस उत्पाद का मूल्य पर बेचना, किस मूल्य पर इसको बेचा जा सकता है, विक्रय की क्या व्यवस्था होगी, बिक्री के बाद क्या सेवा या आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे दी जाती है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, और उत्पाद को बाहर भेजने के लिए यातायात व्यवस्था या कम्युनिकेशन की व्यवस्था कैसी होगी, ये सारी बातें इसमें मार्केट पोटेंशियल में कह सकते हैं या बाजार की शक्ति में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या वित्तीय स्रोत। वित्तीय स्रोत में क्या रहता है, किसी भी परियोजना या प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, जैसा हम लोग जानते हैं। उसको पूरा करने के लिए वित्त की जो आवश्यकता होती है, इसके लिए कुछ फिक्स्ड कैपिटल में और कुछ करंट कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में, दोनों ही व्यवस्था का विवरण अलग अलग दिया जाना जरूरी है, क्योंकि दोनों पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों का अलग अलग विवरण दिया जाना जरूरी है। वित्त कहाँ से और कितना प्राप्त किया जाएगा, या कह सकते हैं फाइनेंस कहाँ से और कितना मिलना है, इसका भी जिक्र इसमें किया रहता है। इसमें साहसी जो होते हैं या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो स्वयं अपनी कितना व्यवस्था करेगा और बाकी किन सोर्सेज से वो लेगा या ले रहा है, इसका भी जिक्र इसमें किया हुआ रहता है। इस तरह से अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, या कह सकते हैं अदर वित्तीय या अन्य वित्तीय पहलू। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में क्या रहता है, इसमें जनरली होता है प्रोजेक्ट का जो प्रस्तावित प्रोजेक्टेड जो होता है कि लाभ हानि खाता कैसे तैयार किया जाएगा, बैलेंस शीट
कैसे दिखाया जाना चाहिए, इन सारी को संभावित तथा संभावित लाभ और आर्थिक स्थिति एक प्रोस्पेक्टिव रहते हैं कि इतना उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, उसका आर्थिक स्थिति की संभावना का पता चलता है। इसके अतिरिक्त परियोजना या प्रोजेक्ट का उत्पाद जैसे होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट भी दिखाया जाना चाहिए, जिससे ये बताएगी कि उत्पादन या बिक्री को किस स्तर तक ले जाने से न लाभ हो, न प्रॉफिट की स्थिति हो, न हानि की स्थिति रहेगी। इसकी गणना जो की जाती है या कैलकुलेशन इसका किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट जनरली क्या होता है कि इसका असर समाज पर खट्टा मीठा दोनों पड़ता है, किसी भी प्रोजेक्ट का दोनों तरह का इसमें असर पड़ता है, मीठा खट्टा दोनों। अतः इसमें क्या होता है कि परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की चर्चा होनी चाहिए, और साथ ही इसमें प्राप्त होने वाले सामाजिक तथा आर्थिक दोनों लाभ का विवरण भी इसमें किया जाना चाहिए, जैसे रोजगार कितना बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को इससे क्या लाभ होगा, इसके साथ साथ उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकेगा, इन सारी बातों का भी इसमें जिक्र किया हुआ रहता है। नेक्स्ट है टाइम बाउंडनेस, या कह सकते हैं समयबद्धता। समयबद्धता का मतलब होगा कि इस परियोजना में प्रत्येक स्तर पर लगने वाले समय की एक तालिका लगाई जानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि इससे ये पता चलेगा कि यह कितने समय में इसको पूरा किया जाएगा, और साथ ही को लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि परियोजना का समय पर पूरा हो सके। क्योंकि अगर जब तक वो एक तालिका नहीं बनाएंगे, या कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, या इससे क्या होगा कि वो लोग काम उस समय पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें एक तालिका बनाई जाती है, या कह सकते हैं शेड्यूल जो बनाया जाता है, उसमें समय पूरा करने का उसमें जिक्र किया हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि अगर वो समय पे नहीं करेंगे तो इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विलम्ब से कह सकते हैं या देर से होने पे परियोजना की लागत भी बढ़ती जाती है, और कुछ अप्रत्याशित बाधाएं जो कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्च या स्ट्रगल जो कह सकते हैं उसमें, वो भी इसमें आने की संभावना रहती है। इस तरह से जिसके द्वारा इसे पूरा संदेह रहता है कि अगर वो ऑब्स्टिकल इसमें आएंगे, इसलिए ये कह सकते हैं एक बाउंड बना के रखते हैं या तालिका बना के रखते हैं, एक शेड्यूल बना के रखते हैं, जिससे उस शेड्यूल में उस काम को सही समय पर पूरा किया जा सके। तो टाइम बाउंडनेस की भी इसमें एक संलग्नता रहती है, या रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है कि कितने समय में किस काम को पूरा किया जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के समय, या कह सकते हैं कि उसको फॉर्मुलेट करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान में रखते हैं, जैसे जनरल डिस्क्राइब किया जाता है कहाँ पे उसका लोकेशन होगा, उसमें कौन कौन से लोग जो साथी होंगे एंटरप्रेन्योर का, उनका नाम जिक्र सारा ये तो किया ही जाएगा। उसके साथ साथ लोकेशन का भी इसमें जिक्र किया जाएगा कि कहाँ पे वो लोकेट किया जाएगा, उसमें कम्युनिकेशन की क्या व्यवस्था रहेगी। उसके साथ साथ जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी है, जैसे पूंजी की व्यवस्था, कुछ फिक्स कैपिटल, कुछ वर्किंग कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होगा, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, और वो किन किन सोर्सेज से वो लोग प्राप्त करेंगे इसका भी इसमें जिक्र जनरली करते हैं। इसके साथ साथ इसमें इस तरह के एंटरप्रेन्योर का आर्थिक और सामाजिक, या कह सकते हैं कि लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और कितने लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा, या स्थानीय लोगों को इससे क्या लाभ होगा, इन सब बातों का भी इसमें जिक्र किया हुआ रहता है। और लास्ट में जैसा हम लोग देखते हैं कि इसमें टाइम बॉन्ड जो किया रहता है कि कोई भी काम जो है वो समय पे पूरा किया जा सके, एक टाइम बना दिया जाता है, जिससे समय बॉन्ड पे पूरा करने से एंटरप्रेन्योर को भी हानि नहीं होगी, और साथ में उनको फ़ायदा होगा, और हानि की संभावना उनकी कम हो जाती है। इसलिए समय पे कार्य पूरा करना आवश्यक होता है, या कह सकते हैं एसेंशियल होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट में ये तैयार करने में इन सारी बातों का जिक्र करना ज़रूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट फिर हम लोग अगले दिन बात करेंगे।